नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जाने माने नेत्र चिकित्सक, आई सर्जन डॉक्टर अनुराग टंडन जी से। और आपसे ये जानेंगे कि आज जो स्थिति है आज़ादी के 78 साल के बाद भी, सरकारें चाहे जिसकी भी रही हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दोनों ही मसलों को अगर हम कहें कि सरकारों ने जितना फोकस करना चाहिए था उतना फोकस नहीं किया। नतीजा स्वास्थ्य का देखेंगे तो अभी हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4 साल ही बीत रहे हैं, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर के जब महामारी फैली तो पूरे देश भर में क्या स्थिति हुई थी। तो आज इन्हीं मुद्दों के साथ हम आपको रूबरू करा रहे हैं डॉक्टर अनुराग टंडन जी को। साहब, आपको सबसे पहले आपको IMA प्रेसिडेंट होने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। और उसके आगे हम आपसे चर्चा करेंगे देश के हालात पर, खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। स्थिति बहुत सामान्य से भी नीचे दिखाई देती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय चतुर्वेदी जी, आपने एक बहुत ज्वलन विषय पर हमसे आज, जबकि हम 76 कंप्लीट गणतंत्र दिवस मना चुके हैं, 77 में जा रहे हैं, ज्वलन मुद्दे पर सवाल पूछा है। किसी भी देश का विकास वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आप जितने भी वेल डेवलप कंट्री में चले जाएंगे, वहाँ पर 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं और वहाँ की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के नागरिकों को अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य, बीमार पड़ते हैं तो स्वस्थ रखें। हमारे देश में जब आज़ादी मिली तो काफ़ी कंफ्यूजन भरी आज़ादी थी अंग्रेज़ों से, और बड़ा संघर्षमय वातावरण था। जी। ऐसे में संविधान बना, बाद में संविधान का कई बार संशोधन हुआ, लेकिन जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर कभी भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया। जी। हम सड़क चौड़ी कराएंगे, सुंदरीकरण कराएंगे, पार्क बनाएंगे, हम बड़े बड़े लेन बनाएंगे, ठीक है, ये भी एक कंट्री की आवश्यकता है, लेकिन हमें लगता है कि इस देश को सबसे पहले सभी को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। ये जो जात पात, धर्म, हिंदू मुसलमान, तुम फलाना तुम ठिकाना, हम ये हम वो, ये सारी चीज़ें हैं, उसका के पीछे मूल है कि आदमी कम पढ़ा लिखा है। ठीक बात कर रहे हैं। हमारे देश के अगर आप पुराने समय चले जाइएगा, राजवाड़ों के समय से भी अगर आप देखिएगा, इन लोगों ने जो देश के ऊपर राज किया, उसका जो मूल आप भाग पकड़ेंगे तो देखिएगा कि उस समय राजा रजवाड़े लोग भी राज करते थे, उस समय भी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। जी। और इसके बाद मुगल साम्राज्य आया तो उन्होंने अलग ही अपनी तालीम देनी चालू कर दी। उनका तो एकमात्र सिद्धांत था कि हम जो ये सनातन धर्म है इसी को ख़त्म करें, उसी पे उन्होंने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों का एक सूत्री कार्यक्रम था कि ये सोने की चिड़िया है, इसको लूटा जाए। थोड़ा बहुत उन्होंने विकास भी किया, लेकिन शिक्षा पद्धति पर उनका भी ध्यान नहीं गया। दे आर वेरी क्लेवर पीपल।
उनको इस बात का एहसास हो गया था कि अगर इस देश के लोग शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो मात्र 1 महीने के अंदर हमको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए उन्होंने जो शिक्षा नीति लागू भी की वो भी इस हिसाब से की कि जो भी जिन लोगों को वही उतना ही पढ़ाएंगे कि वो हमारे अंडर में बाबूगिरी कर सके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए कहा गया जी। देश की आज़ादी हुई और इस 2 ज्वलंत मुद्दे पर सरकार कभी बहुत सीरियस हुई भी नहीं। ठीक है, स्कूल बने, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने। आज जो सरकारी अधिकारी है ऊंची पद पर या कोई बैंक का भी कर्मचारी है, जरा जाके उससे पूछिए क्या वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा। क्यों नहीं पढ़ा रहा? सरकार गंभीर नहीं है शिक्षा को लेकर। प्राइवेट स्कूल प्राइवेटाइज जो कहते हैं हो गया है इतना ज़्यादा कि मध्यम परिवार का आदमी उसमें पिस जा रहा है। बिल्कुल। और शिक्षा बहुत ज़रूरी है इस देश में। 100% जितने लोग हैं, अगर हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी हो गई है, मेरा मानना है सभी शिक्षित होने चाहिए। जी। इस देश के संविधान में एक और दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है, जब आप कभी देश चलाएंगे, अब इसको लोग गलत तरीके से न समझे, ये एक बुद्धिजीवी की बात है, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कह रहा हूँ। आप अपना घर भी आप अगर पिता हैं, आपके 10 बच्चे हैं और आप उसी घर में 5 बच्चों के लिए कुछ और कानून, 3 बच्चों के लिए कुछ और कानून और 1 बच्चे के लिए कुछ और कानून बना देंगे, तो आपका परिवार भी तहस नहस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देश की आज़ादी के बाद शिक्षा नीति में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए ना। यहाँ तो हम मुसलमान हैं तो हम अपनी शिक्षा नीति अलग करेंगे, हम अपना वो स्कूल चलाएंगे, मदरसा पढ़ाएंगे, हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे, हम CBSE करेंगे, हम यूपी बोर्ड से करेंगे। तो इतना कन्फ्यूज़न है देश के अंदर कि एक ही देश और कई ठो संविधान, जबकि होना ये चाहिए कि एक देश एक संविधान। अगर हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, तो हाँ, सबसे पहले तो भारतीय हैं, उसके बाद फिर कुछ हैं। तो सबके लिए एक संविधान होना है। अब हम हिंदू हैं, हम कत्ल कर दे तो हमको फांसी, वो पारसी है वो कत्ल कर दे उनको माफ़ी, ऐसे संविधान नहीं चलता। जी। तो कहीं ना कहीं तो देश की आज़ादी के बाद संविधान, ये तो नहीं कहेंगे गलती किया, अगर मान लीजिए किसी कारण से उस समय ये बात नहीं आई, तो अभी इतने साल हो गए, अभी भी सरकार नहीं चेत रही है कि देश में अगर विकास चाहिए तो सिर्फ पुल बना देने पर और मंदिर बना देने पर और बड़े बड़े होटल और इमारत बना देने से ही विकास नहीं कहते हैं। देश का असली विकास तब समझा जाएगा कि हर घर में हर व्यक्ति शिक्षित हो। अब आपने दूसरा सवाल पूछा स्वास्थ्य का। जी। ये भी हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे ऐसे देश में जहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गाँव में सुविधाओं की कमी के कारण बहुत ज़्यादा जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी सेवा नहीं दे पाते। सरकार ने इस पर इतने पैसे खर्च किए, सबसे पहले पैसे खर्च किए, और हमको लगता है कि हमको वो उतना पैसा सरकार कहीं और ध्यान लगाई होती तो कुछ उसका, जैसे सरकार ने बहुत पैसे खर्च कर दिए परिवार नियोजन पर इस देश के अंदर। ऐसा परिवार नियोजन पे निवेश कर लिया, हमको लगता है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इतना बजट तो किसी पे नहीं खर्च किया। रिजल्ट इतना करने के बाद हम विश्व से सबसे बड़ी आबादी ये सरकार सोच नहीं रही है कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं।
सरकार कंट्राडिक्शन है। हाँ, हम परिवार नियोजन की बात करते हो, हमारा देश सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा आबादी वाला दुनिया में। स्वास्थ्य को लेके पता नहीं क्यों सरकार इतना अभी भी कंफ्यूज है। इस देश के अंदर मेरा अपना मानना है कि 2-3 तरीके के सेक्टर हैं जहाँ पे इलाज होता है। एक तो हायर सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, दूसरा सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल के सब सेंटर हैं, और तीसरा सेक्टर है एक डॉक्टर की क्लिनिक और एक डॉक्टर का हॉस्पिटल। अब नए ज़माने में कॉर्पोरेट अस्पताल आ गए। स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, ये मेरा डायलॉग है। अगर किसी व्यक्ति ने, हम तो कहते हैं ईश्वर ने भी अगर पृथ्वी पे जन्म लिया है, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, हो सकता है उसको कभी टीचर की जरूरत ही ना पड़े। वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको टीचर से क्या लेना देना। वो कभी ट्रेन पे ना चढ़े, हम नहीं घूमेंगे, अपने घर पे रहेंगे, एक जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर उसने मनुष्य जन्म लिया है तो वो जान ले एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास उसको कभी ना कभी आना पड़ेगा। हो सकता है वो कभी कोर्ट ना जाए, वकील से ना मिले, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ना मिले, जज से ना मिले, नेताओं से ना मिले, कोई ज़रूरत उसको ना पड़े उनकी। लेकिन एक शख्सियत है पृथ्वी पे, और एक पृथ्वी से अलग 2 शख्सियत है। एक पहली शख्सियत जो पृथ्वी पर है, अगर आपने पृथ्वी पे जन्म ले लिया, भले किसी से न मिले, लेकिन आप एक ना एक बार कभी न कभी डॉक्टर की चपेट में आपको आना पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास आपको आना पड़ेगा, चाहे वो वैदिक में जाए, आयुर्वेद में जाए, चाहे होम्योपैथिक, डॉक्टर से आपको मिलना है। तो जब पूरे देश के वासियों को डॉक्टर से मिलना ही है, कितनी गंभीर बात है कि हर व्यक्ति को डॉक्टर के पास आना है, तो ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होता है। बिल्कुल। इस सेक्टर, मेरा तो अपना एक मानना है कि हमारे देश के अंदर, भारत ऐसे देश के अंदर हेल्थ मिनिस्टर जो होता है, मेरे हिसाब से डॉक्टर को ही होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर बने, वो बेसिक दिक्कत जानता है, एक चीज। दूसरा, अगर नहीं बनता है तो सरकार को हेल्थ के प्रति लेके सचेत होना है। अब हालात ये हो चुके हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बन चुके हैं, और सरकार ये मान चुकी है कि हम प्राइवेट अस्पताल अगर बंद कर देते हैं तो हमारा जो ये सिस्टम है इंडिया का हेल्थ का, वो कोलैप्स कर जाएगा। जी। हम, सरकार को खुद मालूम है कि हम अपने तंत्र, माने सरकारी तंत्र से सबको ठीक नहीं कर सकते। ये बात सही है, बिल्कुल नहीं, एकदम मैं 100% बात कह रहा हूँ, उसको कोई अन्यथा न लेगा, कि सरकार को ये मालूम है अंदर अंदर कहीं न कहीं कि हम अपने सरकारी तंत्र से हम सबको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जब आप ये बात मानते हैं कि ये हम नहीं ठीक कर सकते हैं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। तो फिर कौन ठीक कर सकता है? अब बच्चे प्राइवेट डॉक्टर। सरकार, हर सरकार ने अभी तक जितना दोहन और जितना परेशान प्राइवेट प्रैक्टिशनर और एक छोटे छोटे अस्पताल जो खुले हैं, जो सेवाएं देकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित करने में एकदम पीछे नहीं हट रही है। वो बहुत बड़े अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हर आदमी कॉर्पोरेट अस्पताल जा भी नहीं सकता है। 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया फीस देकर वो मरीज ठीक हो सकता है। 10,000, 15,000 रुपया देकर नॉर्मल डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में करा सकता है, इतना बजट है उसके पास। लेकिन इस तरीके के अस्पताल जो हैं, उस पर सरकारी तंत्र ने इतना ज़्यादा कानून लागू कर दिया है कि डॉक्टर अस्पताल चलाए कि कागजी कार्रवाई पूरी करे। ये बड़े दुख की बात है। सरकार कहीं ना कहीं एकदम उदासीनता दिखा चुकी है स्वास्थ्य विभाग। उसको ऐसा पता नहीं क्या जनता के मन में सरकार के प्रति, ये जितनी भी सरकार आई है, कि उसको सबको जो है डॉक्टरे चोर नजर आती है। अरे
सब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप क्यों निगेटिव थॉट्स लेके किसी के बारे में चलते हैं? समाज में हर व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत है। इस देश में अगर सरकार, हम बताएं कि अब्रॉड की तरह हर व्यक्ति का आप बीमा कर दीजिए। आप अभी इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में, आप रेवड़ी, हर पार्टी रेवड़ी बांट रही है कि महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे, वो कह रहे हैं हम 2100 देंगे। हो सकता है कभी कोई अभी गौर आ जाए, कहते हैं हम 3000 देंगे। कोई कह रहा है महिलाओं को फ्री में बस में चढ़ाएंगे, हम ट्रेन में चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे। अरे भैया, तुम अगर इतना कह दो कि जितना भी दिल्ली की जनता है वो इंश्योर्ड है मेडिकल हेल्थ पे, अगर वो बीमार पड़ेगी तो इतने रुपये, 2500 रुपये महीना आप कह रहे ना महिला को देंगे, तो 2500 रुपये का अगर आप साल का गुणा कर लीजिए तो ये लगभग हो जाएगा 12 दूनी 24 और 500, लगभग 26-27 हजार रुपया इंश्योरेंस मैंने साल आप दे रहे हैं महिला को। उतने का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हर साल उसका कर दीजिए। ऐसा कुछ पहल की है कि इस बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने की घोषणा की गई है अपने घोषणा पत्र? ये एक अच्छी पहल है। ये मैं पहल चाहता हूँ कि सरकार के लेवल पे आपको जी, ये रेवड़ी, पहले तो मैं जो वकील हैं, हम तो डॉक्टर हैं, इस देश के अंदर ये कानून आना चाहिए कि जब ये चुनाव आता है तो ये इस तरीके की जो घोषणाएं होती हैं, ये घोषणाएं बंद हो जानी चाहिए। हाँ, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ, फ्री पानी, और ये छोटे मोटे वादे, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। आप सरकार में आइए, करके दिखाइए जी। और क्यों फ्री में देंगे भाई साहब? अरे फ्री में उसको दो ना जिसको जरूरत है। अरे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि फ्री क्यों, फ्री शब्द का इस्तेमाल क्यों? हमारा ही पैसा आप हम ही को दे रहे हो, हमारे ही ऊपर खर्च कर रहे हो और ऊपर से टैग लगा रहे हो फ्री। बहुत ही गलत ट्रेंड चालू हुआ है, और ये ट्रेंड चालू हुआ है दिल्ली से जी। जो नासूर बन जाएगा। मैं आज आपको इस मन से कह रहा हूँ, थोड़ा ट्रैक से मैं हट गया। जी जी जी। मैं तो इधर रोज टीवी देख रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये इस देश के आने वाले हर लोकसभा, हर विधानसभा, इतनी विधानसभाएं हैं, जो चुनाव होगा, हर पार्टी के लिए नासूर बनने जा रहा है। जी। फ्री फ्री फ्री, और बहुत गलत ट्रैक पर दिल्ली की सरकार इस समय है, लोग को ले जा रही है फ्री का लॉलीपॉप देके। जी जी। लेकिन कहीं आप फ्री कहिए ना, आप फ्री में इलाज क्यों नहीं करते हैं? हाँ, कीजिए इलाज। आप क्यों महिलाओं को 2500 रुपये महीना देंगे? आप महिलाओं को एजुकेट कीजिए, उनके बच्चे को पढ़ाइए अच्छे से अच्छा। ये रुपया फ्री में आप देख के उसको क्या देना चाहते हैं? नहीं, उनको उनसे कोई काम लीजिए, काम के बदले उनको काम दीजिए, काम करा के पैसा दीजिए। आप आलसी बना रहे हैं। आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस कर दो, उसका परिवार है, उसके आदमी को नौकरी दो, उसको जॉब दो, जॉब करा के पैसा दो ना भाई। बिल्कुल। अब कहाँ से ले आओगे पैसा भाई? हम तो खुद सभी तीनों सब मेन पार्टियां जो लड़ रही हैं, कहाँ से ये पैसा लेके आ रहे हो? घर में है तुम्हारे पिताजी छोड़ गए थे पार्टी में, सबको फ्री में बांटते ना। ऐसा तो किसी देश में नहीं होता है कि हम फ्री में देंगे। करते ही नहीं। कहाँ से फिर से वो बिजली का पैसा जो फ्री का 200 यूनिट आएगा, 300 यूनिट का वो जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हमारे ही पॉकेट में है ना। और ये सारा खेल जो आदमी इनकम टैक्स देता है, जो आदमी जीएसटी देता है, उसी पे गिरता है। हाँ। तो आप हम ही का पैसा लेके और जनता में, अरे इसका मतलब तो असली नेता तो हम हैं। बिल्कुल है। हम इनकम टैक्स इतना दे रहे हैं, आप मेरे ही ना पैसा फ्री में दे रहे हो। अपने घर में तो केजरीवाल या कांग्रेस या भाजपा मशीन नहीं लगाई है ना, वो तो हम ही से पैसा लेके आपको बांट दे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहाँ से आप कौन सी ऐसा अच्छा काम कर रहे हो भाई? और ये फ्री का लॉलीपॉप क्यों इस देश के अंदर? ये भी एक बड़ी विषम समस्या है इस देश के अंदर। इस समय देश, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एजुकेशन को लेकर के आप आईआईटीज़ में जो खर्च पड़ रहा है, और आईआईटीज़ करके इंजीनियर्स की संख्या बहुत संख्या उनकी हो गई है। लेकिन आईआईटीज़ की तुलना अगर हम मेडिकल से करें, मेडिकल की पढ़ाई से करें,
तो वहाँ फीस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा अंतर है। और उसके बाद जो लड़के एग्ज़ाम compete कर रहे हैं उनको लेकर के कहीं पेपर लीक का मामला आ जा रहा है, कहीं उसमें भी चोरी घुस जा रही है। इन सब चीज़ों पर अगर रोक लगाई जाए, थोड़ा इसको पुश किया जाए कि मेडिकल साइंस के लिए भी लड़के आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को मेडिकल की तरफ उनका रुझान जाए। जैसे बीच में एक दौर आया था, आपने देखा होगा कि बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक किया जाता था कि लड़के साइंस एजुकेशन के प्रति ज़्यादा रुचि लें और उनको उसमें काम करें। वैसे ही हमको लगता है कि रूरल एरियाज में मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए जाएं और सब्सिडाइज रेट पर अगर बच्चों को पढ़ने के लिए मौका मिले। आज हर गार्जियन के पास 20 लाख 50 लाख या उससे ज़्यादा की रकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को मेडिकल साइंस की शिक्षा दिला सके। वो चाह करके भी, अभिभावक भी चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा भी चाह रहा है कि हम मेडिकल में जाएं, बावजूद इसके वो कुछ हो नहीं पा रहा है उस ढंग से। देखिए चतुर्वेदी जी, ये बड़ा ज्वलन टॉपिक है, बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस देश हमारा गलत दिशा पे इस पे चल रहा है जी। मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं थोड़ा सा, लोग कहेंगे कि ये गलत ट्रैक पे डॉक्टर टंडन पढ़ लिख के बोल रहे हैं, लेकिन सच कड़वा होता है। हमारे देश के अंदर, जैसे आपने कहा कि मेडिकल बहुत महंगा हो गया है जी, मैं आपको बताऊं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज महंगे नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या तो कम है ना, सीमित है ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ जी। हमारे देश के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि वोट की गंदी राजनीति ने जी। देश को बर्बाद कर दिया। अभी जैसे मैंने कहा ना, फ्री फ्री फ्री, हाँ। मुझे याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक हमारे नेताजी थे, एक उन्होंने बच्चों से ये कह दिया, तुम 0 नंबर भी लाओगे तब भी पास मान लिए जाओ। हाँ, हाँ। जब आप समाज में, आप सत्ता में, इतने बड़े देश ने आपको प्रदेश चलाने के लिए दिया है और आप आने वाली नई जनरेशन की पीढ़ी से ये कहेंगे कि आप 0 नंबर भी लाओगे तो हम आपको पास कर देंगे, तुम कुछ नहीं करोगे तुम तब भी तुमको पैसा देंगे, हम तुमको 0 नंबर लाओगे तब भी मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि कुछ सेक्टर में आप उनको एजुकेशन क्यों नहीं देते जी। और इस देश के अंदर आरक्षण कितने वर्ष और चलेगा? इतनी ज़्यादा आरक्षण से सीट अब भर जा रही है। अब एक आदमी मान लीजिए कि 80% एक बच्चा लाया, वो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं पर एक बच्चा 20% लाया, वो आरक्षण की, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, वो आरक्षण की श्रेणी में आता है। मानवता के नाम अगर वो पहली बार आरक्षण की श्रेणी में आया है, उसके परिवार ने कभी आरक्षण नहीं लिया है, तो निश्चित रूप से उसको, हाँ, उसका हक बनता है, उसको दिया जाना चाहिए, भाई उसको दिया जाना चाहिए, देना चाहिए जी। लेकिन अगर उसका परिवार 4 पुश्तों से आरक्षण का फायदा उठा रहा है जी, तो फिर उसको आरक्षण क्यों? एक सवाल तो हाँ। अब आप 80% के बच्चे का सिलेक्शन न करके और 20% के बच्चे का सिलेक्शन कर लिया मेडिकल में, तो ये 80% के बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो फिर कहाँ जाएगा? तो फिर वो, उसके पास मजबूरी है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बैंक के कर्मचारियों को देखा है, LIC के कर्मचारी को देखिए, मिडिल क्लास फैमिली को देखा है। उनकी भी तमन्ना है भाई कि मेरा बच्चा, अच्छा बताइए बच्चे को क्या सेटल करेंगे? बिजनेस कराएंगे? कि हर आदमी बिजनेस करता है? नहीं कर पाता है। आज के ज़माने बिजनेस कराना बहुत जड़ी खीर है। बैंक में नौकरी करना चलाएगा, डॉक्टर बनाना चाहेगा, इंजीनियर बनाना चाहेगा, सरकारी जॉब में देना चाहेगा। जब आप हर जगह एक लाकुना लगा देंगे कि इतने % पे ही आप फंस जाएंगे, तो जो अपर कम्युनिटी के और जो लोग हैं तो उनके पास कोई साधन नहीं बचा कि वो पैसा खर्च करके बच्चे को पढ़ाएं। ध्यान से सुनिए, हाँ। अब आप 1-1 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस फीस हो जाएगी जी, जी। और वहाँ पर क्या पढ़ाई होती क्या नहीं होती है, बहुत जगह तो अच्छी भी पढ़ाई होती है। अब उसको पढ़ने में, MD से MD करने में पता चला 5 करोड़ रुपया लग गया माँ बाप का। फिर उसका सेटअप बनवाइए,
और ये सारा पैसा बाप माँ के लूट पे आ रहा है। हाँ तो अब जब वो समाज में आएगा और वो जब वो प्रैक्टिस करेगा तो आप सोचिए कि वो कैसे एक साधारण प्रैक्टिस करेगा। वो फिर महंगा डॉक्टर बन जाएगा, बिल्कुल, या महंगे अस्पताल में चला जाएगा। हाँ। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो लोग हैं, हम जो प्रतिभाशाली लोग हैं और एक बहुत कम प्रतिभाशाली लोग हैं, मेरा ये नहीं कहना कि आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, बिल्कुल मत खत्म कीजिए। नहीं, इसमें एक चीज़ हम आपको जोड़ना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आपने भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव आया था कि जो आरक्षण की कैटेगरी है उसका उसमें भी वर्गीकरण किया जाए। जो लोग पहले से, जैसा आपने बताया अभी कि 4 पोस्ट से अगर वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाए, और जो लोग अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और आज भी जिस उद्देश्य के साथ आरक्षण लागू किया गया था उसका कोई लाभ ही नहीं मिला है उनको, उन लोगों को मौका दीजिए। आप ही हर चीज पोस्ट दर पोस्ट आप पढ़ भी लिए, नौकरी भी कर लिए, बिजनेस भी हो गया, समाज में आपका उठना बैठना भी है, वो सारी चीजें जो जिसके लिए ये लागू किया गया था वो सब कुछ आप अवेल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कट गवर्नमेंट को, शायद हमको उसका अमाउंट नहीं मालूम है, कि सालाना अगर आपका इतना पैसा आप कमा रहे हैं, अगर आप ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और आपने आरक्षण की सुविधा ले रखी है, अब आपकी सालाना इतनी इनकम है तो सरकार इनको आरक्षण न दे। हाँ, ये है, लेकिन हमारे देश में ये कहना कि जो परिस्थितियां हैं, हर चीज में अब वोट की राजनीति, वही सबसे बड़ी, कोई भी सरकार जी। सुप्रीम कोर्ट की इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। वो ये सोचती है कि हम जरा सा इम्प्लीमेंट करेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, उसको सरकार जाने का खतरा है। दुर्भाग्य ये है कि लोग एकदम इस समय जातिगत आधार और धर्म के आधार पर देश को तोड़ने पे लगे हैं, सत्ता पाने। बिल्कुल। ये बहुत ही अपने पीक पर है। हाँ। मैं अभी बताना चाहूँगा थोड़ा सा लीक से हटकर, मैं एक बयान सुन रहा था। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर, और टीवी चैनल वालों ने, मैं कोई पार्टी का विशेष विशेषज्ञता नहीं हूँ, मुझे सबको मालूम है मैं किस खानदान से हूँ। पहले तो डॉक्टर किसी पार्टी का नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन मैं बहुत ध्यान से प्रतिदिन आधी घंटा तो टीवी देखता हूँ, ये मेरा बहुत ही, और पेपर पढ़ता हूँ, ये मेरा एक शौक है। राजनीति, मेरे पिताजी राजनीति व्यक्ति थे तो ये मेरे ब्लड में है। भले ही मैं चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, लेकिन राजनीति के प्रति मेरा बहुत ही रुझान रहता है, मैं बहुत उसमें इंटरेस्ट करता हूँ। बहुत कम समय में कहूँगा, बड़ा दुख हुआ था। राज्यसभा में अमित शाह जी कुछ बोल रहे थे जी, कितनी गलत बात है। उन्होंने क्या बोला था, मैंने उस भाषण को बड़े ध्यान से सुना था। अंबेडकर 3 बार बोला था। उसको कितने खराब तरीके से, उनका जो बोलने का मतलब था, अंबेडकर जी को वो अपमानित नहीं कर रहे थे वहां, वो तो ये बताना चाह रहे थे कि इतना नाम आप बार बार अंबेडकर का क्यों लेते हैं। एकदम वो कहीं अंबेडकर का अपमान नहीं किए थे, लेकिन विपक्ष ने, उन्होंने ये भी कहा, इतना तुम नाम अगर भगवान का लो, तुम्हारे सारे पाप या कुछ भी कट जाए। क्यों भाई, अंबेडकर का नाम आप कहाँ, उन्होंने अंबेडकर की इंसल्ट की थी। आप पूरा भाषण एक बार यूट्यूब पर निकाल के सुनिए, बोलती बंद हो जाएगी सबकी। लेकिन हमको इस देश में एक मुद्दा बनाना है। मुद्दा क्या बना दिया, अंबेडकर को लेकर मुद्दा बना दिया। अंबेडकर कोई मुद्दा, अंबेडकर से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसी देश में अंबेडकर जी ने को 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हराया गया है। उनको बाध्य किया गया कि वो कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। और कोई अंबेडकर तो हम आज आपको बता दें, इतनी छोटी सी जिंदगी में, अब जिंदगी छोटी तो नहीं कहेंगे, राजनीति जो मेरी समझ है, अंबेडकर तो हीरो बने हैं आदरणीय काशीराम के समय से। अंबेडकर की वक्त वहां से आई है, वोट बैंक को देखते हुए। नहीं तो अंबेडकर को कभी किसी ने पूजा कहा। वो तो जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, वो मंडल आयोग लाए
तो उन्होंने उस समय जाके अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया। हमारे देश के संविधान के रचयिता जिसको हम अम्बेडकर कहते हैं, किसी भी पार्टी ने उनका कभी कभी सम्मान नहीं किया। आप बताइए कभी किया हो? ये तो वोट की खातिर अम्बेडकर जी का सम्मान हो रहा है। तो ये सब बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम इस समय इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। हम मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व की अगर तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, तो तीसरी शक्ति बनने का मतलब ये होता है ये बचकाना हरकत छोड़ के, पिछली बातें सब भूल कर एक नई विजन के साथ हमको इस देश में रहना है। हम हिंदू क्या इस देश से सब मुसलमानों को भगा देंगे? क्या ये संभव है? नहीं संभव। नफरत की राजनीति, आप जाति की राजनीति, सनातनियों को बांटने की राजनीति, ये सारा चाल इस देश के अंदर वोट की खातिर है। अब एक सत्ता कितनी लालच है, कब तक सत्ता में रहोगे? आप इस देश के अंदर मुख्य जो समस्या जहाँ से हम चालू हुई तो बहुत लंबी राजनीति की बातें हो जाएंगी। हमारा फिर से ये निवेदन है, किसी भी देश को अगर आप तरक्की की नज़र से देखिए, अगर आप अब्रॉड के जाइए जो अपने को वेल डेवलप कंट्री है दे आर, वहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग ने बड़ी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें तो बनाई हैं। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर एजुकेशन नंबर 1 पर है। दूसरा, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वहाँ पे सीनियर सिटीजन को कोई दवा नहीं खरीदनी पड़ती है, सरकार अपनी तरफ से देती है। पढ़ाना, बच्चा आपने पैदा कर दिया, वो उसकी पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार लेती है। आप बीमार पड़ गए हैं, आप वहाँ के आपके पास ग्रीन कार्ड है, वहाँ के अगर नागरिक हैं, तो आपका इलाज कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो उसी बात का टैक्स लेती है कि हम जनता का से पैसा लेके गरीब जनता की मदद करें। हमारे देश में अभी ये संभव नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हमारा देश में स्वास्थ्य और जिस पे आप चालू किए थे मैटर और शिक्षा, इस पे सरकार और गंभीर हो जाए तो हम तो बहुत गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं और भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुमूल्य समय अपना दिया। लेकिन हम भी ये जरूर कहना चाहूँगा और आपके साथ मिल करके राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहूँगा और उनसे जब पुरजोर तरीके से कि संविधान अपनी जगह है, संविधान में संशोधन करना हो तो संशोधन इस मुद्दे के लिए किया जाना चाहिए कि देश के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन तक और ख़ास तौर पर मेडिकल एजुकेशन कैसे मिले, उनको सस्ती शिक्षा मिले, सस्ता स्वास्थ्य मिले। स्वास्थ्य के लिए उन सस्ते मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाना है, आपको हॉस्पिटल्स में बढ़ाएं, कैसे ऐसा कुछ किया जाए कि डॉक्टर्स रूरल एरिया में जो हाँ आज भी नीम हकीम झोला छाप डॉक्टरों से लोग इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए आपके ही देश के लोग हैं, इन सब के ऊपर ध्यान किया जाए और वोट की राजनीति को पूरी तरह से समाप्त करने की जरूरत आन पड़ी है। आप देश के लिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथ जन लगा हुआ है, प्रतिनिधि आप जनता के हैं, तो जनता की सेवा के लिए आगे आएं और जनता की सेवा करके ही जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो सही मायने में आप तभी हासिल कर पाएंगे और तभी आपका देश विकसित होगा, आपका देश शिक्षित होगा, आपका देश स्वस्थ होगा, तभी वो एक स्वस्थ दिमाग में ही विकास की वो सारी योजनाएं भी आएंगी और उन्हीं के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।